नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम नदी की आत्मकथा सीखने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं और हर तरह के निबंध को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो आज आत्मकथात्मक निबंध का एक उदाहरण स्वरूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ आपको नदी की आत्मकथा। आत्मकथात्मक निबंध जब कभी भी हम लिखते हैं तो वहां पर हम उस निबंध को मैं रूप में लिखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक रूप में मैं इस सर्वनाम का संबोधन करते हुए हम यह निबंध लिखते हैं और इसमें भूतकाल का वर्णन ज्यादा होता है और थोड़ा सा वर्तमान काल क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, निबंध लिखते समय हमें सबसे पहले संपूर्ण निबंध की एक रूपरेखा अपने दिमाग में रख लेना है। और निबंध लिखते समय पेपर में भी जब हम निबंध लिखते हैं वहां भी हम इस रूपरेखा को लिखकर रख सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, निबंध आप लोगों को परीक्षा में 7 अंकों के लिए आता है। वहां पर निबंध लिखते समय सबसे पहले हमें ऊपर शीर्षक लिख देना है। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वह शीर्षक लिख देना है। तत्पश्चात हमें निबंध की रूपरेखा लिखनी है। रूपरेखा कई बार इसे हम मुद्दा भी कहते हैं। बच्चों, निबंध की शुरुआत करते समय हम आरंभ में संक्षिप्त में उस विषय से संबंधित स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। आरंभ निबंध का जो होता है वो प्रस्तावना रूप में दिया जाता है। उसके बाद हम यह निबंध आत्मकथा निबंध हम लिख रहे हैं। आत्मकथा निबंध अर्थात जन्म हुआ है, सजीव रूप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी तथ्य का जब सजीव रूप में हम बताते हैं तो उसका जन्म भी हमें बताना होता है। तो यहाँ हम इस परिच्छेद में बताएंगे कि संबंधित व्यक्ति का या वस्तु का या तथ्य का जो जन्म है वह कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किस तरह से हुआ है, संबंधित परिस्थितियां किस तरह की थी इत्यादि। इसके बाद वह सामाजिक परिवेश में किस तरह से पहुंचता है वह बताएंगे और उसके बाद किस तरह उसका विकास होता है बताएंगे। और उसके बाद उससे संबंधित अब तक हम संपूर्ण विवरण सकारात्मक रूप में दे रहे थे, लेकिन अब हम अंतिम इस परिच्छेद से पूर्व के परिच्छेद में हम उस विषय से संबंधित थोड़ा सा नकारात्मक तथ्य भी बताएंगे और फिर अंत में सकारात्मक रूप में उसका उपसंहार करेंगे, यानी उस निबंध का हम अंत करेंगे। तो अब हम देखते हैं हम अपने विषय से संबंधित रूपरेखा किस तरह से होगी। बच्चों, यहाँ हम नदी की आत्मकथा या निबंध लिख रहे हैं तो तत्संबंधित हमारी जो रूपरेखा होगी वह इस प्रकार होगी। पहले हम प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना यानी नदी का परिचय देंगे कि कौन सी नदी है। उसके बाद हम जन्म उसका बताएंगे कि उसका जन्म कब, कहाँ, कैसे, किन परिस्थितियों में हुआ था। उसके बाद खुले स्थान पर पहुंचना अर्थात जन्म के पश्चात वह जन सामान्य के संपर्क में किस तरह से आई और किस तरह से उसका लाभ सभी को मिला। इसके बाद हम संस्कृति का विकास बताते हुए यहाँ बताएंगे कि जन समाज को इसका लाभ किस तरह से मिला और किस तरह से विविध संस्कृतियों का निर्माण हुआ और यह मानव की सभ्यता के विकास में किस तरह से सहायक बनी। अंत में अर्थात निबंध का अंत होने से पूर्व के परिच्छेद में हम बताएंगे कि किस तरह से नदी हमेशा सबका भला करती है, सबके लिए उपयोगी होती है, लेकिन कभी कभी पानी बढ़ जाने के कारण
जल का स्तर जब नदी में बढ़ जाता है और ज्वार की स्थिति होती है, उस समय पर कई बार बाढ़ आ जाता है और उस बाढ़ के कारण किस तरह से विनाश लीला रच जाती है उसका संक्षिप्त विवरण हम करेंगे। उसके बाद नदी की दुख के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम मानव समाज नदी का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और उसके बावजूद हम उसके जल को दूषित कर रहे हैं और भविष्य के लिए नदी के जीवन को हम संकट में ढकेल रहे हैं। और अंत में उपसंहार करेंगे, अर्थात निबंध के अंत में हम एक बार फिर सकारात्मक रूप में नदी का महत्व बताते हुए निबंध का अंत करेंगे। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं इस निबंध का आरंभ से। कहते हैं बढ़ती आयु का प्रभाव। देखो बच्चों, यहाँ पर हम निबंध की शुरुआत कर रहे हैं, प्रस्तावना है यह हमारे निबंध की, कि कहते हैं बढ़ती आयु का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, पर मैं इस बात को नहीं मानती। आज हजारों वर्ष हो गए हैं किंतु मेरे जीवन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं आप सबकी माता और भारत की आत्मा, सबसे पवित्र नदी गंगा हूँ। मेरे जल से भूत, भविष्य और वर्तमान के पापों का नाश होता है। बच्चों देखो, यहाँ पर नदी का संक्षिप्त सा परिचय दिया है और साथ ही उसकी आत्मकथा। हम बच्चों देखो, कभी भी हम जब आत्मकथा लिखते हैं तो आरंभ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उस निबंध को, उस कथा को सुनने के लिए आतुर हो जाए, उस निबंध को पढ़ने के लिए उसमें जिज्ञासा का निर्माण हो। और इसीलिए निबंध का आरंभ करते हुए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि कहते हैं बढ़ती आयु का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, पर मैं इस बात को नहीं मानती। आज हजारों वर्ष हो गए हैं किंतु मेरे जीवन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं आप सबकी माता और भारत की आत्मा, सबसे पवित्र नदी गंगा हूँ। मेरे जल से भूत, भविष्य एवं वर्तमान के पापों का नाश होता है। इसके बाद बच्चों, अपने निबंध में हमें हमेशा कुछ एक कथन, सुविचार या कविता की एक आध पंक्ति लिख देनी चाहिए। इससे हमारा जो निबंध होता है वह प्रभावशाली हो जाता है और इतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है कि 7 नंबर में से कम 6 नंबर तक हमें अवश्य मिल ही जाते हैं। अर्थात जब हम कोई कथन या कविता की पंक्ति इत्यादि लिखते हैं तो हमारे अंक अवश्य बढ़ जाते हैं। भागीरथ के प्रयत्न से मैं धरा पर आई, कर यमुना और सरस्वती संगम त्रिवेणी कहलाई। उसके बाद हम इसका जो जन्म है बताएंगे कि मेरा उद्गम स्थान हिमालय से निकली चोटी गोमुख पर है। यहाँ मेरी पतली सी धारा है। गंगोत्री मेरा प्रथम तीर्थ स्थल है, जहाँ मेरी जलधारा बहुत कम चौड़ी किंतु बहुत तेज है। फिर मैं नीचे मैदान में उतर आई, जहाँ मेरी गति थोड़ी मंद हो गई। यहाँ मेरे दोनों ओर हरी हरी घास अपनी शोभा बिखेर रही थी। इसके बाद जन समाज के संपर्क में नदी किस तरह से आती है इसका वर्णन यहाँ पर है कि मेरा, देखो यहाँ नदी हम नहीं कहेंगे, मैं स्वयं नदी हूँ। मैं आत्मकथा लिख रही हूँ, यानी अपनी बीती हुई कथा लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर स्वयं को नदी मानकर वर्णन कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मेरा और यमुना का पूरा मैदान आर्यावर्त कहलाता है। यहीं पर भारतीय संस्कृति पनपी है। मेरे किनारे कानपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद और हरिद्वार जैसे सभी बड़े बड़े शहर बसे हैं। उत्तर भारत में मैं ही सिंचाई का प्रमुख साधन हूँ। मेरी सहायता से यातायात और व्यापार फैला है। मैं माँ की तरह सबका पालन पोषण करती हूँ, सबको स्वस्थ रखती हूँ और अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हूँ। वातावरण को शुद्ध करती हूँ। दिन रात बहकर मैं सबको यह संदेश देती हूँ कि जब तक जीवन है हमें कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यहाँ पर फिर मैंने
कविता की 2 पंक्ति लिख दी है और अपने निबंध को प्रभावशाली बनाया है। इसके बाद यहाँ पर किस तरह से जीवनदायिनी नदी के कारण नुकसान हो जाता है यह भी वर्णन किया है। और मैंने लिखा है कि किंतु सभ्यता की जननी होते हुए भी, कई बार न चाहते हुए भी मेरे कारण विनाश हो जाता है और मेरा पानी किनारों को तोड़कर चारों ओर फैल जाता है, जिसके कारण तट पर बसे अनेक गांव पानी में डूब जाते हैं और सैकड़ों प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। विकास की होड़ में मनुष्य आज मुझ में गंदगी और जहरीले रसायन बहाकर मेरे जल को दूषित कर रहा है, जिसके कारण मेरे भीतर रहने वाली मछलियां और अन्य जीव जंतुओं के प्राण को धोखा हो रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे जल को पीने के ही कारण मेरे किनारे बसी हुई बस्तियों के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। देखो बच्चों, इसके पहले परिच्छेद में हमने किस तरह से जीवनदायिनी नदी से भी नुकसान होता है उसका वर्णन किया है, और उसके बाद में हमने यहाँ पर बताया है कि मनुष्यों के द्वारा किस तरह से नदी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस प्रक्रिया में हमें सुधार की आवश्यकता है। इस हिसाब से हम यह परिच्छेद लिख रहे हैं। अब हम अपने विषय को तत्कालीन परिस्थिति से जोड़ते हुए बताएंगे कि कोरोना काल में उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जिसके कारण नदी का जल बहुत ही स्वच्छ हो चुका है। और इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं कि हालांकि इस कोरोना काल में उद्योग धंधों के बंद होने के कारण मेरा जल स्वच्छ हो चुका है। अंतिम परिच्छेद है कि लोक कल्याण करती हुई और सभ्यता का इतिहास लिखते हुए मैं आगे बढ़ रही थी, तभी मैं हावड़ा से होती हुई सागर में समा जाती हूँ। अब मुझे अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव हो रहा है। और इस तरह से हमारे निबंध का अंत होता है कि किस तरह से जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा में हम कभी भी अंत नहीं करते। अंत इसलिए नहीं करते बच्चों, यानी मृत्यु की बात या अपने अंत की बात हम कभी नहीं लिखते, क्योंकि आत्मकथा का अर्थ ही है कि अभी तक हम जीवित हैं। वह आत्मकथा लिखने तक हम जीवित हैं। मरने के बाद तो हम नहीं ना लिख सकते हैं अपनी आत्मकथा, इसलिए जिंदा रहना जरूरी है और जिंदा रखना जरूरी है, जिसके बारे में हम यह निबंध लिख रहे होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह निबंध अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। निबंध समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने मित्रों को भी यह विषय शेयर करो ताकि उन्हें भी यह निबंध लिखने में आसानी हो। और अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को उसकी जानकारी मिल सके और आप लोग उसका लाभ उठा सको। धन्यवाद।